हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? जल्दी से कनेक्ट करेंगे फटाफट से। आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आरएनएस इक्वेशंस को देखेंगे, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो सीएसआईआर नेट और गेट में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। वीडियो रुक कैसे रहा है भाई साहब? स्टार्टिंग में ही ऐसा तो नहीं होना चाहिए मुन्ना लोग। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा बेसिकली उसके अंदर हम देखिए, कल से मैं एक अलग वे में आपके लिए तैयारी स्टार्ट करवाने की सोच रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स को हम कंप्लीट जो पीवाईक्यूज है सिर्फ पीवाईक्यूज पे ही फोकस करें। लेट्स सपोज अगर मान लीजिए मुझको एसएसए पढ़ाना है तो एसएसए का सारा क्वेश्चंस एक ही लेक्चर में निपटा दिया जाए, चाहे वो गेट में पूछा हो, नेट में पूछा हो या कहीं भी पूछा हो। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर का इफेक्ट करेंगे, उस पर बैठ कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो सीएसआईआर नेट में पूछे गए हैं और ग्राफ को समझेंगे। इसके बाद कल से ऐसे चलेगा कि हम सिंपल, जैसे मैंने बोला कि एसएसए के क्वेश्चन होंगे आज, साथ ही आरएनएस इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे। भाई किसी भी इक्वेशन का, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन वो हो सकता है, ठीक है। वो आपको पहले बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में आज सारा डिस्कस किया जाएगा कंप्लीट, ताकि आपको वो एक वीडियो देखो और एक वीडियो को देखने से ही आपका क्या बन जाए, वो मामला क्लियर हो जाए। इसके अलावा आउटसाइड बैच फॉर लाइफ साइंस स्टार्ट हो चुका है 29 सितंबर से। दोस्तों लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल साइंस के लिए आउटसाइड बैच और रिवीजन बैच फॉर कॉमर्स ये भी चल रहा है 15 सितंबर और 8 सितंबर से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आउटसाइड बैच की, केमिकल साइंस के लिए 15 सितंबर से स्टार्ट है एमसीक्यू कोर्स ऑन डिटेल। 15 सितंबर से ये कॉमर्स के लिए बैच है, केमिकल साइंस के लिए 23 से एक और सितंबर से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस की अगर बात करें, जिनको बोलते हैं बिल्कुल फ्री क्लासेस, और यहाँ फ्री क्लासेस में अपना क्या चल रहा है वो देख लीजिए। अपना जो टॉपिक चल रहा है, अरे कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? चेंज हो जा। फ्री क्लासेस, और इन फ्री क्लासेस में अपना जो टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है उस टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी। इस पे कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, मैं ये बोलता हूँ। साथ में जिसने थ्योरी पढ़ रखा है ऑलरेडी उसको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस लगाना चाहिए। वीडियो रुक कैसे रहा है यार? ठीक है, तो अपना टॉपिक आज शाम को हम बात करेंगे 6 to 7 PM स्पेशल क्लासेस के ऊपर। किसके बारे में? स्ट्रेटेजी वीडियो के बारे में। स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगा कि आगे आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। अरे वीडियो रुक क्यों रहा है भाई साहब? क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज? तो शाम को मिलेंगे स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ 6 to 7 PM। इसके अलावा कल से हम एरोमेटिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। साइड बाई साइड क्या चलेगा, क्वेश्चन सीरीज भी चलेगा। साइड बाई साइड क्या चलेगा, क्वेश्चन सीरीज भी चलेगा एकदम से। जो क्वेश्चन सीरीज अपना चल रहा है वो रेगुलर चलता रहेगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एरोमेटिसिटी को स्टार्ट करेंगे। ये फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं स्पेशल क्लासेस में। हैंड रेज का जैसे कि ऑफलाइन वाला फीलिंग है, नेवर मिस ए क्लास, आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है, लेक्चर नोट्स मिल जाता है, एनी टाइम एनीवेयर, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों देख सकते हो आप। इसके अलावा ये वाले सिस्टम अपना 14 लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है लास्ट मंथ में। अब नया टॉपिक अपना जो चलेगा वो एरोमेटिसिटी चलेगा, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा अदर टॉपिक्स के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, साथ में आपको एरोमेटिसिटी चलेगा। ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे और आज शाम को मिलेंगे 6 to 7 PM स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ कि कैसे तैयारी करना चाहिए अब आने वाले 2 महीने के अंदर। आपको जो आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं उनमें आप कैसे तैयारी करोगे। और आज से फिजिकल केमिस्ट्री का हम थोड़ा अलग अप्रोच से देखेंगे। ये केमिकल साइंस में जो चैनल था अपना, ये अनअकैडमी सीएसआईआर नेट, इसी पे क्या हो रहा है, लाइफ साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। प्राइस हाइक कर सकता है मुन्ना लोग 3 मंथ का जो है वो सब्सक्रिप्शन का। BCAM10 कोड को आप यूज कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, एज वेल एज स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आइकॉनिक एंड प्लस की, तो यहाँ आप पाओगे लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। यहाँ आपको किसी भी एक सब्सक्रिप्शन से आप हर एजुकेटर का वीडियोस देख सकते हो। ऑल एजुकेटर का वीडियोस आप देख सकते हो। चार्जिंग पे है क्या एकदम से? ठीक है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, पर्सनल डाउट सॉल्विंग, ये सब आपको मिलता है आइकॉनिक के अंदर। लाइव क्लासेस
टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल कोर्स, ये आपको आइकॉनिक और प्लस दोनों के अंदर मिलता है। यहाँ हम बात करें तो जो अनअकैडमी लर्नर ऐप है पहले आपको डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करने से आपको स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री में क्लासेस मिलती है वो तो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। और कोई रेगुलर वे में तैयारी करना चाहता है तो वो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है, प्लस का 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है BCAM10 कोड यूज करने पे। BCAM10 कोड यूज करने पे क्या मिल जाता है, 10% आपको अलग से डिस्काउंट मिल जाता है। सेम आइकॉनिक के लिए 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ का 10% डिस्काउंट के लिए BCAM10 कोड। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट करने के मेथड है अलग अलग, कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, EMI कैसे भी आप कर सकते हो। बग्स बंटी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट से रिलेटेड है दोस्तों। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर जो अपना रहेगा टेम्परेचर बेस्ड, हम पढ़ेंगे आरएनएस इक्वेशंस के ग्राफ देखेंगे, कैसे उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे। कल से एक डिफरेंट वे में पढ़ाएंगे, पैटर्न चेंज करने वाला हूं मैं, क्योंकि आपको थ्योरी अच्छा नहीं लग रहा, मुझको ऐसा लग रहा है आपको डायरेक्ट चाहिए मामला क्लियर कट है। इनको तो हम बाद में लगाएंगे, पहले अपन क्या देखते हैं एक बार। चलिए जी, स्पीड तो सही आ रहा है, नहीं क्यों रुका हुआ वीडियो। चल रहा है एकदम से। चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसके लगाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है मुन्ना लोग, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टॉपिक हेडिंग डाल लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर इफेक्ट जो पड़ते हैं उसके अंदर हम आरइनियस इक्वेशन को मेन रोल देते हैं। तो आरइनियस इक्वेशन पे पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। लास्ट में जैसे ही आपके फॉर्मूले कंप्लीट होंगे, ग्राफ कंप्लीट होंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको बोला जाता है, देखिए कोई भी जो रेशियो है ना किसी भी रेट का, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो रेट का रेशियो होता है, और डिफरेंस कितने का हो, डिफरेंस कितने का हो देख लो, हैविंग डिफरेंस ऑफ 10 यूनिट्स बोल दो या 10 केल्विन बोल दो, ठीक है, इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, लेट्स सपोज टेम्परेचर कोफिशिएंट मुझको निकालना है। मैं कह रहा हूं टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, केल्विन में टेम्परेचर क्या है 35, के 35 पे और के 25 पे, के 35 एंड के 25 दोनों का डिफरेंस 10 का होगा। के 25 और के 35 डिग्री सेल्सियस पे आप निकाल रहे हो, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, चाहे केल्विन में हो चाहे नहीं। मैं बोल देता हूँ 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों का डिफरेंस देखोगे तो भाई किसी भी रिएक्ट के लिए दो कांस्टेंट का दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या हो। अब क्या कहता है कि जो कोई भी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन है, जो ज्यादातर रिएक्शंस है उनका जो वैल्यू है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू है या रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू है, वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, जो वैल्यू लाई करती है वो 2 to 3 के बीच। जर्नल मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस है उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास, वो वैल्यू किस में लाई करती है, 2 to लेके 3 के बीच में लाई करती है। अगर मैं कोई रिएक्शन के लिए एवरी 10 डिग्री सेल्सियस बोल दूं या 10 केल्विन का बोल दूं या 10 यूनिट का टेम्परेचर मैं इंक्रीज करता हूं, तो उनका जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर से लेकर अगर मैं बढ़ा रहा हूं, कम ज्यादा कर रहा हूं 10 का, तो जो रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स, डबल टू ट्रिपल, 2 to ट्रिपल, डबल टू ट्रिपल बोल सकते हो। क्या हो जाएगा, डबल टू ट्रिपल। ये बात आपको याद रखनी है, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डबल टू ट्रिपल्स। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है कि ज्यादातर रिएक्शंस जो है उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 से 3 की वैल्यू के बीच में लाई करता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। अगर मैं इंक्रीज करता हूं 10 टाइम्स, अगर मैं किसी टेम्परेचर के अंदर 10 टाइम्स मतलब 10 यूनिट्स का चेंज करता हूं टेम्परेचर के अंदर, तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, बोलो। सिंपल सी बात थी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मैंने काइनेटिक्स के लेक्चर नहीं देखे,
डायरेक्ट आज ही करूँ तो समझ, बिल्कुल समझ आएगा जी, बिल्कुल कोई लिंक्ड नहीं है, बिल्कुल अलग से टॉपिक है ये। और कल से मैं इसकी अप्रोच चेंज करने वाला हूँ। पारुल बिल्कुल अगर नहीं देखे हैं तो भी अगर देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि पीछे हमने जो डिस्कस किया है वो जीरो ऑर्डर से लेकर और उससे पहले जो डिफॉर्मेशन फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है वो, और उसके बाद हमने क्या कर लिया है, पैरेलल रिएक्शन, कंजुगेटिव रिएक्शंस और एसएसए हमने डिस्कस कर लिया है। कल से मैं एक अप्रोच चेंज करने वाला हूं क्वेश्चंस की। कल मैं जैसे आपको बोलूंगा कि आज एसएसए कंप्लीट होगा, मतलब स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो पहले हम उसका थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे, उसके बाद जितना क्वेश्चन होगा एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे, चाहे वो गेट में हो, नेट में हो, आईआईटी जेम में, ताकि आपको एक ऐसा थोड़ा सा आइडिया मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कि हाँ मेरे को मतलब क्वेश्चन मेरा बन रहा है। तो अब इस पे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूं कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, टेम्परेचर का इफेक्ट है, जो ऑब्जर्वेशन है टेम्परेचर के इफेक्ट की, वो किससे रिलेट की जाती है या किससे एक्सप्लेन की जाती है, तो आप क्या बोलोगे, आर्हीनियस इक्वेशन से, आर्हीनियस इक्वेशन से, आर्हीनियस इक्वेशन से। अब मैं आपको आर्हीनियस इक्वेशन आपको सबको पता है, आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला भी याद रखोगे तो भी आपका क्वेश्चन बनेगा, बट मैं थोड़ा सा आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा कि आर्हीनियस इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया जाता है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी किसी को पढ़ाना पड़े तो आपको भी आना चाहिए। भाई लेट्स सपोज मेरे पास रिएक्शन है ए प्लस बी और सी प्लस डी बन रहा है, ठीक है। आपको ये डेरिवेशन नहीं समझ आता, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके लिए है जो फिजिकल स्पेशलाइजेशन से है, जो फिजिकल को थर्ड सब्जेक्ट या सेकंड सब्जेक्ट मान के चल रहा है, उनके लिए तरीका मैं लास्ट में बताता हूं लेक्चर के कि उनको क्वेश्चन कैसे करना है। उनको डायरेक्ट रिजल्ट पकड़ना है, क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है बस, और इसी से आज हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को निकालना है। ये रिएक्शन कैसा है, लास्ट ये रिएक्शन कैसा है, देखो सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। कैसे, अगर मैं इधर से चलूंगा तो मैं कहूंगा ना ये रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर का रहा होगा, वन ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में, वन ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में, और अपोज का मतलब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, वही रिएक्शन वापस आ रही है, उस साइड भी क्या है, दो के ऑर्डर से डिपोज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इसके लिए आप लिख लोगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, E1 बोल देता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। E2 क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ये तो सर बिल्कुल सिंपल है। आपने एक इक्वेशन और पढ़ा होगा, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। अगर वॉन्ट ऑफ इक्वेशन को पढ़ते हो तो आपने इसे देखा होगा, डी बाई डी टी ln k1 बाई या k इक्विलिब्रियम लिख लो, ठीक है। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा इसका यूज करना है, ln d अपॉन डी टी ln k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या करते हो, डेल्टा E अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जो समरी लिखेंगे बस वही आपको याद रखनी है, जिसको याद आ जाए बहुत अच्छी बात है। अब इसका डेरिवेटिव किया, देखो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है, तुमको पता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई रिएक्शन है और K1 और इसका K2 है तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2। तो मैं इस इक्विलिब्रियम की जगह K1 अपॉन K2 लिख सकता हूं ना, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए K1, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए K2। ये बात यहां तक समझ में आई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बुन्ना लोग। रिवर्स, यस सर इस माय फर्स्ट लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं कहूंगा आज जो लेक्चर आप देखोगे आपको ये लगेगा कि यहाँ CSIR नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, काइनेटिक्स में कुछ आपस में कंबाइंड नहीं है, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। अब मैं इसको कुछ नहीं करता, बस मैं ये सा लिखूंगा सर dt अपॉन dt, k अपॉन dt, और k ln की जगह K1 अपॉन K2 कर देता हूं, और इधर मैं क्या कर देता हूं, E1 माइनस E2 कर दिया मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर दिया, और मैंने क्या कर दिया नीचे RT स्क्वायर, RT स्क्वायर। ये सबको समझ में आना चाहिए। सर कुछ नहीं किया आपने, तो बस ये किया dt अपॉन d अपॉन dt ln K1 माइनस ln K2। ये कैसे किया, देखो जब भी ln a बाई बी होता है ना तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ln a माइनस ln b। ये सबको समझ में आना चाहिए कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर a बाई बी होता है तो उसको माइनस में लिखते हैं, और मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में लिखते हैं। क्लियर है ये वाली बात। और आगे मेरे सामने क्या था, E1 बाई आर टी स्क्वायर माइनस E2 बाई आर टी स्क्वायर। इसको मैंने खोल के लिखा है, बस इसी चीज को मैंने खोल के लिखा है। K1 बाई K2 था, K1 माइनस K2 कर दिया, E1 माइनस E2 कर दिया। क्लियर है। अब देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी का फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई दिक्कत नहीं मानने का, सर मेरे को डेरिवेशन नहीं आ रहा, अपने को करना ही नहीं है भाई डेरिवेशन, ना अपने को एग्जाम में पूछता। इसको बाद में पता है क्या होता है, एक मैथमेटिकल में होता है ट्राइवल इक्वेशन,
ट्राइवल सॉल्यूशन। उसका मतलब है कि पहले वाले को पहले वाले से कंपैरिजन, दूसरे वाले को दूसरे वाले से कंपैरिजन। मैंने लिखा dt अपॉन dt ln k1 इज इक्वल टू क्या होगा E1 बाई RT स्क्वायर, और इसी टाइप से K2 का हो जाएगा ln dt अपॉन dt ln K2 बाई E2 बाई RT स्क्वायर। क्लियर है सबको? क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। मैं जर्नल रिलेशन लिख देता हूं, जर्नल, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। क्या लिखा? d अपॉन dt ln k क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू E a अपॉन RT स्क्वायर। ये तुमको याद रखना है। अब तक का तुमने 5 मिनट 10 मिनट का पीछे का कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, कोई डिपेंड नहीं करता। ये रिलेशन तुमको याद मांगता है, बस ये रिलेशन तुमको याद होना चाहिए। ये वाला क्या है? ये कोई भी रिलेशन था मेरे पास जिसमें मेरे पास K1 था, K2 था, या ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे पास क्या था? K था। K क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। d अपॉन dt ln k। E क्या था? ओवरऑल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? रेट कांस्टेंट। T टेम्परेचर है। क्लियर है ये वाली बात? यहां तक कि किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। पहला रिलेशन ये यूज होगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ग्राफ भी बनवाता है, इस पे तुमसे ग्राफ बनाएंगे तो इसका यूज आएगा। क्लियर है? यहां तक का इस रिलेशन को याद कर लोगे सभी। एक बार मैं इसको शेयर करना भूल गया भाई, ग्रुप में शेयर तो कर दूं, एक बार ग्रुप में शेयर तो कर दें ताकि सबको पता चले, सभी मुन्ना लोग आ सके। 1 मिनट ग्रुप में शेयर कर देता हूं भाई साहब, जस्ट 1 सेकेंड आप वेट कीजिए, 1 सेकेंड वेट कीजिए बस। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक रिलेशन हमारे पास आ गया, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, नथिंग एल्स। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाता हूं। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या है कि सर जरूरी थोड़ा ना यही रिलेशन आएगा, रिलेशन और भी आ सकता है। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं क्या करता हूं, डी ln के, ये देखो यहां t है, t वाले वेरिएबल मैं एक साइड कर लेता हूं, तो मैंने क्या किया E a अपॉन RT स्क्वायर, और इधर क्या कर दिया dt कर दिया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, अब मैं क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेगा तो दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ln के बचेगा मेरे पास, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक साथ होंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल ही करते हैं ना, एक बढ़ाता है एक घटाता है, जोड़ एक क्या करता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के निकालना। ठीक है, तो यहां अब तुम्हारे पास क्या है, E RT स्क्वायर, देखो E बाय R तो कांस्टेंट होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होगी, R कांस्टेंट होगा, T स्क्वायर 1 बाय T स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं T की पावर -2, T की पावर -2 dt, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। और किसी का इंटीग्रेशन जब करते हो किसी के पावर का, तो इसका तुमको पता है कि सर ये E अपॉन तो R तो को बना जाएगा, और इंटीग्रेशन करते हैं तो T की -2 एक पावर के अंदर एक ऐड कर देते हो, उसी से डिवाइड कर देते हैं, -2 + 1 है और उसी से डिवाइड कर देंगे -2 + 1 से, कि किसी के पावर x की पावर 3 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 3 + 1 बाय 4, ऐसा करता हूं ना, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यही है। इसका पावर क्या था, -2 के अंदर +1 किया और उसी से डिवाइड कर दिया, तो ये बना इसका इंटीग्रेशन। साथ में क्या लिख लोगे, ln a, क्या है, ये है आर्हेनियस कांस्टेंट, क्या डाल दोगे, या डाल दोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट बाय आर्हेनियस। आर्हेनियस ने एक कांस्टेंट यूज किया जिसको क्या बोला, आर्हेनियस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो इसको सोल्व करता हूं तो क्या बनेगा, ln k, यही सोल्व कर देता हूं, E अपॉन R, और ये देखो t की पावर -2 + 1, माइनस का 1 बनेगा, सर माइनस का 1 आएगा, नीचे क्या है -1, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए, ये वाली बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट यहीं से कर देता हूं, इसको -1 कर लेता हूं सर, और नीचे मैं -1 लगा देता हूं, t की पावर -1 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/t, 1/t लिखूंगा तो इसी को नीचे लिख देता हूं सर, बार बार लिखने की बजाय इसी को क्या लिख देता हूं, नीचे t, e की पावर a अपॉन r 1/t ln a। ये बात किस किस को समझ में आई, बाहर माइनस का साइन भी था, क्लियर है, क्योंकि ये जब मैंने नीचे किया तो नीचे 2 - 1 था, और 2 - 1 करूंगा, 2 - 1 था तो माइनस का 1 था ना, नीचे 2 - 1, 2 माइनस का 2 प्लस का 1, तो एक माइनस का साइन भी है जिसको मैंने इसके t के साथ लिख दिया, या r के साथ पूरे के साथ लिख दो, बस कुछ नहीं, अपने पास रिलेशन आ गया, ln k माइनस ln a, ln k माइनस ln a, ये कांस्टेंट जो आर्हेनियस ने यूज किया था वो E a अपॉन R 1/t। ये रिलेशन तुमको अभी क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं, एक फॉर्मूला मैंने अब तक तुमको याद करने के लिए बोला है, वो याद करना है। उसके बाद देखो अभी मैंने तुमको एक चीज बोली थी, ln a बाय ln b, ln a बाय ln b ऐसा बोला था ना, और मैंने इसको क्या लिखा था, ln a माइनस ln b, ऐसा लिखा था ln b। अब मेरे पास क्या है, ln k माइनस ln, तो मैं इसको इससे लिख सकता हूँ, ln k बाय a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलो यार, E a अपॉन R 1/t,
बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां तक का आर अपॉन टी, जल्दी से बोल दो। यहां तक का रिलेशन क्लियर है सबको एकदम से? यस बोलिए। सर इंटीग्रेशन बोला स्टेप वंस अगेन। सर इंटीग्रेशन वाला स्टेप वंस अगेन कौन सा जी? कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। देखो जब भी किसी का इंटीग्रेशन करते हैं ना, देखो यहां से तो ये तो कॉमन आ जाएगा ई अपॉन ए आर, आर का वैल्यू 8.314, ये तो क्लियर है सबको। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के लिए फिक्स है। और टी का वैल्यू जो देखो, अगर 1/t² था मेरे पास, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टी की पावर -2 dt। और जब किसी का इंटीग्रेशन करते हो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो जो पावर होती है उसके अंदर एक ऐड कर देते हैं, और जो ऊपर ऐड करने के बाद जो पावर बनी है उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। t की पावर -2 था, -2 के अंदर मैंने 1 ऐड किया, 1 ऐड करने के बाद t की पावर -2 के अंदर 1 ऐड किया और उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। t की पावर -2 + 1 और ओवरऑल मैंने डिवाइड कर दिया -2 + 1 से, तो ऊपर t की पावर -1 बनेगा, क्लियर हुआ? और नीचे क्या बन जाएगा, -1, माइनस का 2 प्लस का 1। क्लियर है यहां तक? देखो अब मेरे पास ये रिलेशन आ चुका है, ये वाला रिलेशन। इस रिलेशन को भी तुमको याद नहीं रखना। तुमको कौन से रिलेशन को याद करना है? मुझे सर लोग को हटाना है, मुझे लोग को हटाना है, मुझे लोग। देखो तुम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते थे KT = ln a × a - x, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन होता है। तो वहां तुमने क्या था, K निकाला था ना अलग से, रेट कांस्टेंट निकालना ना। मैं कहूंगा ln को हटाना है ना, तो एक ही काम है, जब जब एक साथ आते हैं ना ln और एक्सपोनेंशियल, तो दोनों कट जाते हैं। तो मैं कहूंगा इनका दोनों तरफ क्या ले लेते, ln k। ये वाला जो रिलेशन मैंने तुमको बताया, एक ये दो रिलेशन तुमको याद रखना है, EA/RT², EA/RT², EA/RT²। ये दो रिलेशन तुमको याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोल दो बस। तुमको कुछ आता है नहीं आता? ये दो रिलेशन तो आता होगा, ये दो रिलेशन तुमको आता है कि नहीं आता सबको? जल्दी बोलो बस फटाफट से। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चंस लगाएंगे, ग्राफ लगाएंगे, बस और कुछ नहीं। इतना मामला तुमको क्लियर। रिलेशन नहीं आता रट लो, K = a e की पावर -EA/RT d/dt ln K A/RT। तो तुमको ग्राफ पूछेगा, इसका भी ग्राफ पूछेगा, इसका भी ग्राफ पूछेगा, क्वेश्चंस भी पूछेगा। तो कैसे पूछेगा उनकी तरफ अब चलते हैं। बोलो भाई साहब। अच्छा एक रिलेशन और आता है, एक रिलेशन और आता है, वो डायरेक्ट पेपर में पूछा जा चुका है, वो CSIR नेट में आ चुका है। तीसरा रिलेशन क्या पूछा गया है, देखो अभी तक तुमने जो किया है वो ऐसे किया है, ठीक है, अभी तक जो तुमने किया है वो ऐसे किया है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करते टाइम लिमिट रख दूं, लिमिट का मतलब क्या है, देखो लिमिट का मतलब क्या, इसी का इंटीग्रेशन किया था मैंने, ऐसे किया था ना, देखो d/ln k किया था, और इधर मैंने EA/r किया था, और t का पावर -2 किया और dt किया था, ऐसा किया था ना। इसका इंटीग्रेशन किया था तब ये निकल के आया था। और वो कहता है कि इस इंटीग्रेशन को अगर तुम लिमिट के अंदर करो, भाई मेरे पास टेम्परेचर इतना रहेगा, कांस्टेंट इतना रहेगा, कैसे सर, ऐसे। अगर K1 से K2, देखो मैथमेटिक्स में करते हैं ना लोअर लिमिट और हायर लिमिट, अगर मैं लिमिट रख के रखता हूं कि T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर, दो रिलेशन बनते हैं, एक में तुमने एक फाइनल टेम्परेचर लिया, एक में इनिशियल टेम्परेचर माइनस सेकंड टेम्परेचर कोई भी, तो इसके लिए मेरे पास क्या बनेगा, देखो तुम्हारे पास यहाँ ये बनेगा ln k आएगा, मैंने बोला था d से ये इंटीग्रेशन कटेगा, और तुम्हारे पास सिंपल क्या बचा था, ln k बचा था। इतना तुमको याद होगा, अभी करके आए हम, अभी हमें करके आए हैं। इसकी पावर क्या होती है, K1 और K2, और इधर मेरे पास जो सेम आया था वही होगा, क्या आया था तुम्हारे पास सेम, जो 1/t आया था, माइनस का 1/t, ये सबको याद होगा, मैंने अभी करवाया, माइनस का 1/t। इसका इंटीग्रेशन किया था t की पावर -2 का, मैंने कहा था एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, ये लिमिट जो बनेगा ऊपर पावर बनेगा उसी से डिवाइड, तो t की पावर -1 बचा था, नीचे -1, तो माइनस का 1/t है ना, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है यार, दूसरी बार हो रहा है। यहां लिमिट क्या है, T1 से T2। अब इसकी लिमिट रखे, देखो पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बनेगा, ln K2 माइनस ln K1, ऐसा ही बनेगा ना। पहले ऊपर वाली लिमिट रखी, माइनस मैंने नीचे वाली लिमिट रखी, इधर सेम ऐसे रखूंगा, EA/, तो इसको साफ करके यहां लिख देता हूं, इसको साफ करके। ये तीसरा रिलेशन है, तुमको नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें पेपर में ना तो ड्राइव करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हमको डायरेक्ट याद होने चाहिए रिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखूंगा मैं EA/r। अब मुझे वैल्यू पुट करना है, माइनस का है मेरे सामने, माइनस का मैंने माइनस का लिया हुआ है, पहले मैंने क्या किया, t की पावर 2 रखा माइनस का, और उसके बाद माइनस और माइनस, अब माइनस करूंगा लोअर लिमिट के लिए, और बाहर मेरे पास माइनस का है 1/T1, यही बनेगा। इसको कैसे लिख सकते हो, EA/r
अब देखो पहला क्या बन गया, माइनस का 1/t, माइनस का 1/t2 और प्लस का t1। ये समझ में आ रहा है सबको, ये बात समझ में आ रही है सबको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, e की अपॉन ए आर 1/t1 माइनस 1/t2। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो फाइनल रिलेशन लिखने जा रहा हूं, फाइनल रिलेशन लिख लो, ln k2/k1, क्योंकि माइनस में था ना, और माइनस वाला मैंने तुमको बताया था ln a/b है, तो ln a माइनस बी हो जाता है, और ln a माइनस बी हो तो a/b हो जाता है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन आर, और 1/t1 माइनस 1/t2। इसको थोड़ा और सोल्व करके लिख सकते हैं, ई ए अपॉन आर, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो t2 माइनस t1 अपॉन t1/t2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, CSIR नेट में एकदम डायरेक्ट पूछा जा चुका है। बोलो भाई साहब, 3 रिलेशन है, इसको बोल दो पहला रिलेशन। 2 रिलेशन और तुम्हारे पास आए हैं, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी, दूसरा रिलेशन। एक मैंने डी अपॉन डी टी ln k ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ये 3 रिलेशन तुमको मांगता है एकदम से क्लियर। एडवांस काइनेटिक्स आएगा, एक रिलेशन और मांगना। सर आ रहा है, सर मैथ्स के स्टूडेंट है, सर आ रहा है मैथ्स के स्टूडेंट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है। ऐसा है ना, कई बार कोई बायो का देख रहा हो तो थोड़ा सा ज्यादा बताना पड़ता है। क्लियर हुआ यहां तक का? ये 3 फॉर्मूले याद करोगे सभी? बोलो यार, 3 फॉर्मूला सबको याद होगा एकदम से? 3 फॉर्मूला सबको याद होगा एकदम से? क्वेश्चंस लगाया जाए क्या? क्वेश्चंस लगाया जाए, पहला क्वेश्चंस लगाया जाए क्या? पहला क्वेश्चंस लगा दिया जाए स्क्रीन के ऊपर। 3 फॉर्मूले देख लो एक बार सारे अच्छे से। अब पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं मैं तुमको। लगाइए भाई साहब पहला क्वेश्चन, जून 2012 का, CSIR नेट जून 2012 का क्वेश्चन है। लगाइए, कैसे करोगे, दीजिए भाई आंसर। कैसे किया जाएगा मुन्ने लोगों, बता दिया जाए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को मुन्ना लोग, जल्दी से आंसर किया जाए, जल्दी से आंसर किया जाए मुन्ना, किया जाए मुन्ना। करो भाई आंसर करो फटाफट से। रिएक्शन रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पे वाज फाउंड टू बी, के का वैल्यू तुमको दिया है 5.4 गुना 10 की पावर 11 ई की पावर -50, और ये दिया है तुमको के इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ई ए पूछ रहा है तुमसे। कैसे करोगे? 3 रिलेशन तुमको बताया, उसी के बेस पे तुमको आंसर देना है मुन्ना लोग। देखो फिजिकल को जब तक तुम ऐसे नहीं पढ़ोगे ना, चाहे तुम फिजिकल को कैसे ही पढ़ लो, तुम फंस जाओगे एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूं तुमको। तो ज्यादातर तुमको क्या करना है, क्वेश्चंस पे मुद्दा रखना है, और क्वेश्चन से फॉर्मूले याद होते हैं, ये क्लियर है। इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करोगे, तुम्हारा गलत होगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तुमको वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। ये देख लो अब तुम, तुम्हारी बात। बोलो साहब, आंसर किसका आएगा सबसे फास्ट? जून 2012 का क्वेश्चन है, 3 फॉर्मूला मैंने तुमको बताया है, उन्हीं 3 फॉर्मूले के बेस पे तीनों फॉर्मूला ड्राइव करवा दिया मैंने। अब वो 3 फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, उसी के बेस पे तुमको क्वेश्चंस लगाना है। उसके बाद हम ग्राफ देखने वाले हैं कि टेम्परेचर के ग्राफ कैसे बनेंगे, कैसे वेरिएबल्स आएगा। जल्दी से करो यार, क्योंकि CSIR नेट में एक तो ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आता है, एक ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। देखो भाई साहब, अपने पास मैंने अभी रिलेशन ड्राइव किया के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये रिलेशन हमने ड्राइव किया अभी। ये फॉर्मूला मैंने बोला तुमको याद रखना है। तुमने ड्राइव रिलेशन याद, तुमको डेरिवेशन नहीं आता, कोई मतलब नहीं है ना तुमको एग्जाम में डेरिवेशन ड्राइव करना। ये नहीं है कि पहले तुम इसको ड्राइव करोगे फिर तुम क्वेश्चन करोगे, कभी नहीं होता ऐसा। कॉम्पिटिशन एग्जाम में तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो, ये तो मुझको पता है कि के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। यहां इसने क्या दिया है, k इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻11 ई की पावर -50। तो तुमको एक बात समझ नहीं आ रही, ये गिवन है मेरे पास और ये मेरे को पता है, दोनों को k को कंपैरिजन कर दूं, दोनों की पावर को कंपैरिजन कर दूं, इधर भी k है इधर भी k है। ये वैल्यू किसका रहा होगा, a का वैल्यू रहा होगा।
और ये e की पावर माइनस इसने 50 दिया है, e की पावर माइनस 50 दिया और मेरे पास e की पावर माइनस EA अपॉन RT है। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते क्या क्या EA अपॉन RT इज इक्वल टू 50 है, क्या ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? मैं ऐसा बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से तुम कंपैरिजन कर पा रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से तुम कंपैरिजन साफ साफ करके कर पा रहे हो कि -50 जो है, या -50 कर लो, -50 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, EA अपॉन RT का वैल्यू कितना है 50 है, EA अपॉन RT का वैल्यू कितना है 50 है, और तुमको निकालना क्या है EA निकालना है, तो 50 इंटू RT। बोलो यार, अब बोलो, अब बनेगा कि नहीं बनेगा क्वेश्चन, जल्दी से बोल दो। T तुमको दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में निकालना पड़ेगा, और R का वैल्यू तुमको पता ही होता है, बचपन से करते आए हो, R इज इक्वल टू 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, और T का वैल्यू तुमको क्या दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे 273 कर दोगे ऐड, तो क्या बन जाएगा 300 केल्विन बन जाएगा, प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। बोलो भाई साहब, बस वैल्यू पुट करना है अब तो सर EA इज इक्वल टू आएगा 50 गुना 8.314 गुना में 300। बोलो भाई, और ये मेरे पास क्या है जूल पर केल्विन पर मोल है, और ये क्या है केल्विन में, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, जूल पर मोल आएगा, जूल पर मोल आएगा, जूल पर मोल बचेगा, फाइनल यूनिट जूल पर मोल ही दिया हुआ है सबके अंदर, जूल पर मोल, जूल पर मोल, बस मल्टीप्लीकेशन कर लो, अब मल्टीप्लीकेशन कर लो। 50 तो हो ही नहीं सकता, 50 तो हो ही नहीं सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता 50 तो, क्योंकि 15,000 तो एक बन गया, 300 और 5 50, 15,000 तो एक ही बन गया डायरेक्ट, तो 15,000 भी नहीं हो सकता, 415 भी नहीं हो सकता, 50 भी नहीं हो सकता। अब कोई बोलेगा सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं है भाई साहब, देखना पड़ता है कि 15,000 तो ये दो तो सिंपल कैलकुलेशन से ही आ गए, तो हमारे पास 8 का फैक्टर और है ना, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा, 15 8 जा 120 होता है, 15 8 जा 120 होता है, तो तुमको पता है ना, तो ये आंसर हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, आंसर बचेगा क्या अप्रोक्सीमेट। बोलो भाई साहब, नेट के क्वेश्चन में कभी भी कैलकुलेशन नहीं मांगता, डी इज द राइट आंसर। तरीका समझ में आ गया क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन करने का तरीका तुमको समझ में आया एकदम से, डी पारुल का डी आ गया, बम्मी वर्मा का डी आ गया, एकदम से सही है, तरीका समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी दीजिए आंसर। जल्दी से आंसर करो, गेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। गेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तुम। करिए करिए आंसर करिए यार, फटाफट से आंसर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन है, सिंपल अप्लाई करना है रिलेशन। कैसे करोगे? अब तुमको जो दिया हुआ है ना उसको कंपैरिजन करना है हमको, तुमको दिया हुआ वो दिखाई दे रहा होगा, ln k दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, -1200 अपॉन t दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है। तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्लियर है। पर तुमको एक बात पता है कि यहाँ ln में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, k के साथ ln से मल्टीप्लाई कर दो, ln से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा वो देख लो, बस खेल खत्म, सब खत्म। बोलो यार, लाइट ठोक दो सारे एकदम मजेदार। देखो लास्ट क्वेश्चन नेट का था,
उसमें भी हमने कंपैरिजन किया था ना, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और वहां भी हमको ऐसे ही दिया हुआ था, यहाँ कुछ वैल्यू दिया हुआ था, इंटू में ई की पावर 50 दिया हुआ था, तो हमने डायरेक्ट इस फैक्टर को इससे कंपैरिजन किया था। अब भी तुमको ऐसा ही पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी तुमसे अभी पूछ रहा है, और अब की बार रिलेशन तुमको एल एन के की फॉर्म में दिया है, तो तुमको जो फॉर्मूला बताया था मैंने याद रखने के लिए, ये फॉर्मूला बोला था। अब इसको एल एन करोगे तो एल एन करोगे तो तुम देख लो क्या बनेगा। जल्दी से आंसर करो यार, जल्दी से आंसर किया जाए मुन्ना, किया जाए मुन्ना, करो यार करो, सोल्व करो। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, वैसे भी जरूरत तो पड़ना नहीं है कैलकुलेशन का, कैलकुलेटर का वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको। जल्दी से आंसर किया जाए मुन्ना, किया जाए मुन्ना। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अम्मी वर्मा का ए आ चुका है और आंसर आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट। रवीना परवीन वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल क्या आया है, ए आया है, बिल्कुल सही आया है। ए क्या आया है, बिल्कुल सही आया है। देखो भाई, मैं अगर इसका एल एन के लेता हूं तो क्या करोगे, इसका भी एल एन लोगे, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होगा। तुमको पता है कि जब जब लॉग के अंदर ए और बी आता है तो तुम कैसे करते हो, एल एन ए प्लस एल एन बी करते हो, और अगर एल एन के अंदर ए बाई बी आता है तो तुम क्या करते हो, एल एन ए माइनस एल एन बी करते हो। ये बात क्लियर है, सबको बता चुका हूं। तो बस कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लीकेशन में दोनों को अलग अलग कर दो, प्लस का साइन बीच में लगा दो, बस बात खत्म। मैंने क्या किया, एल एन ए लिखा और साथ में क्या लिखा, प्लस का साइन आएगा, एल एन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और तुमको पता है कि ई से एल एन कटेगा तो क्या बचेगा, खरबूजा कटेगा, सब में बटेगा ई ए अपॉन आर टी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ई ए अपॉन आर टी माइनस ई ए अपॉन आर टी का वैल्यू कितना है, यहां से देख लो, माइनस का ही ले लो साथ में, 12,000 अपॉन टी, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो। बोलो भाई साहब, ई ए का वैल्यू निकालना है मुझको, एक्टिवेशन एनर्जी का 12,000, अब 12,000 है ना, 12,000 अपॉन क्या होगा, आर ऊपर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, आर क्या चला जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, और टी भी ऊपर जाएगा, नीचे टी है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास आ जाएगी 12,000 इंटू में आर। अब तुमको देखो आर की वैल्यू तुम क्या लेते हो, अभी जो हम आर की वैल्यू लेके आए थे वो क्या था, 8.314 जूल में था पर केल्विन पर मोल। क्लियर है कि नहीं, है लास्ट क्वेश्चन में अभी किया है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हमको आंसर यहाँ किस में दिए हुए हैं, कैलोरी में दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं, कैलोरी में। और तुमको पता है कि आर का वैल्यू कैलोरी के अंदर 1.9 होता है, 1.9 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो कैलोरी की 1.9 की जगह मैं डायरेक्ट 2 पुट कर सकता हूं, अप्रोक्सीमेट 2। तो तुम जब इसको 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 24,000 बनेगा तुम्हारे पास, और कैलोरी पर मोल बनेगा, क्योंकि केल्विन से केल्विन कट जाएगा, पर मोल बनेगा, पर मोल बनेगा। तुमको पता है ये 24,000 है और यहां हमारे पास कैलोरी पर मोल है, कैलोरी पर मोल है, पर मुझको किस में निकालना है, यहां 24,000 में कहीं आंसर नहीं है। अगर 24,000 में आता तो कैलोरी पर मोल आ जाता, बट हमको आंसर किस में निकालना है, किलो में निकालना है। किलो में निकालना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 3 से 3 जीरो कटेगा, 24 किलो कैलोरी पर मोल। कितने लोगों को समझ में आया ये मामला, आंसर ए इज द राइट आंसर। बोलो भाई साहब, मेथड समझ में आया कि नहीं आया, कैलकुलेशन तो बाद की बात है। आर इज इक्वल टू 2, बिल्कुल 1.9 होता है, 2 लेके चलते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। बोलो क्या ये मामला क्लियर है सबको, ये क्लियर हुआ सबको एकदम से लैक्चिक तरीके से, सबको क्लियर है ये वाला मेथड। 2 क्वेश्चन देख लो, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे। पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो वो भी सेम पैटर्न पे था, अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये भी क्या था, सेम पैटर्न पे था, नेट का क्वेश्चन। उसमें भी तुमको के दिया हुआ था, एक्टिवेशन एनर्जी तुमको पूछा गया था। सेम क्वेश्चन गेट में आया, उसमें बस इस के को लिखने का तरीका चेंज किया इसने, ई की पावर 50 लिखा, तुमने डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर कर दिया। यहां इसने एल एन की फॉर्म में लिख के दिया तुमको, एल एन की फॉर्म में। किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन गेट का, नेट का नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। लगाओ भाई, 2013 का क्वेश्चन है, 3 फॉर्मूले बताए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। 3 फॉर्मूले तुमको याद करना मांगता दोस्तों, और करना है ही पड़ेगा तुमको। अगर तुमको चाहिए नेट का सर्टिफिकेट तो थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, लास्ट के 2 महीने हैं। करो भाई, इसका आंसर करो फटाफट से। एक रिलेशन मैंने सबसे लास्ट में ड्राइव कराया था, रिलेशन नंबर 3।
इंटीग्रेशन वाला T1 T2 K1 K2 उससे होगा ये क्वेश्चन। सिर्फ वैल्यू पुट करना है। यहां भी तुमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, यहां भी तुमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी तुमसे पूछ रहा है। और कल से हम मेथड चेंज कर रहे हैं दोस्तों। कल से तुमको ऐसे मिलेगा, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही सेशन में मिलेगा। थ्योरी चाहिए साथ के साथ तो बताइएगा सर, बस आप PYQ ही करवाते हैं या फिर कंसेप्ट भी बताते हैं? मैं आपके फर्स्ट लेक्चर देख रही हूं, आप देखिएगा, आपको पता चलेगा जी। आप देखोगे आपको पता चलेगा जी। जो लगातार देख रहा है उसको पता है साहब। कंसेप्ट मैं पहले ड्राइव करवाता हूं। कंसेप्ट याद नहीं करना तुमको, वो याद नहीं करना, ना तो डेरिवेशन याद करना। लास्ट में तुमको एक स्लाइड दी जाती है, सिर्फ उसी स्लाइड को तुमको अपने दिमाग में बिठाना है, उसी से क्वेश्चन होगा। सिंपल, जैसे आज हमने 3 फॉर्मूले ड्राइव किए, 3 फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, 3 फॉर्मूले के बेस पे हमको क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। और स्पेशल क्लास पे मैं एरोमेटिसिटी स्टार्ट कर रहा हूं आज। एरोमेटिसिटी ESR कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब के ऊपर। बायो इनऑर्गेनिक चल रहा है, कंप्लीट होगा बायो इनऑर्गेनिक इसी वीक के अंदर। बायो इनऑर्गेनिक बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। बायो इनऑर्गेनिक का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा एकदम से विद PYQ। हर टॉपिक को करते, आज विटामिन B12 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B12 के क्वेश्चंस देखेंगे, पहले पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, देन उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ESR यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुका है। लगाइए साहब, जिसने ESR नहीं देखा है वो जरूर देखेगा। 4 मार्क्स का मामला आता है ESR से, 4 मार्क्स का। ESR बोले तो 4 मार्क्स का। एरोमेटिसिटी चलेगा तुम्हारा स्पेशल क्लास के अंदर। आज शाम को 6 से 7 होगा स्ट्रेटेजी वीडियो ऐप के ऊपर, स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री क्लास है। बायो इनऑर्गेनिक का लेक्चर डेली चलेगा 3 बजे, जो टॉपिक बचा हुआ है। करो भाई, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन हो पा रहा है तुमसे? ये क्वेश्चन तुमसे हो पा रहा है? जो बाद में जुड़े हैं वो इसको देख लो, जो बाद में जुड़े हैं वो इसको देख लो, इस स्लाइड को। इस स्लाइड के ऊपर 3 फॉर्मूला लिखा हुआ था तुम्हारे लिए, 3 फॉर्मूला लिखा हुआ था तुम्हारे लिए। इसमें से एक फॉर्मूला तुमको यूज करना है, बस इसमें से तुमको एक फॉर्मूला यूज करना है और उसका आंसर निकालना है। देखो तुम्हारे पास 2 टेम्परेचर दिए हुए, T1 और T2, 2 टेम्परेचर दिए हुए, 2 कांस्टेंट दिए हुए। एक्टिवेशन एनर्जी तुमसे निकलवा रहा है, तो ये फॉर्मूले अपने लिए काम के हैं। अब तक 2 क्वेश्चन हमने किए वो इन फॉर्मूलों पे बेस्ड थे। यस और नो? जल्दी से कीजिए, फिर हम ग्राफ पे चलते हैं भाई, फिर हम ग्राफ पे चलेंगे। सरफेस और पॉलीमर भी करवाइए सर, करवा देते हैं जी। सरफेस और पॉलीमर स्टार्ट कर देंगे, साथ में बायोमोलिक्यूल की सोच रहा था मैं, बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने का, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बायोमोलिक्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ESR के 4-5 लेक्चर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा उसी में से। ESR बहुत छोटा टॉपिक है और 4 मार्क्स दे के जाता है तुमको। सारा PYQ डिस्कस हो चुका है, कंप्लीट थ्योरी हो चुकी है। अब ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, इसका आंसर दीजिए भाई क्वेश्चन का। अब तुम्हारे पास मैं करता हूं, तुमने नहीं किया सोल्व ना, मेरे पास किसी का आंसर आया। मेरे पास फॉर्मूला होता है ln K2/K1। अभी तुम देख के आए हो EA/R 1/T1 - T2। ये दोनों फॉर्मूले मैंने तुमको ड्राइव करवा दिए थे एकदम से। ड्राइव करने के बाद तुमको ऐसे लिख सकते हो T2 - T1, T1 × T2। सबका वैल्यू पुट करना है बस। ln K2/K1 वैल्यू पुट कर दो बस। EA = क्या हो जाएगा मेरे पास, सबकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, ln को इधर लेके आऊंगा तो चेंज हो जाएगा। EA = मेरे पास R ऊपर आ जाएगा, T1 T2 आ जाएगा, साथ में मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी तो निकालना ही है। T2 - T1 आ जाएगा, T2 - T1, और साथ में क्या आ जाएगा, ln K2/K1। बस अब आंसर वैल्यू पुट करो सबकी। पहले देखो किलो कैलोरी में आ रहा है, सब में कैलोरी दिया हुआ है आंसर में, तो R का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे। R का वैल्यू 2 रख लेंगे या 1.9 रख लो। 2 रखने का क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, क्या रखने का, 2 रखने का। तो पहले मैंने लिखा 2, क्या है, किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी, 2 कैलोरी पर केल्विन, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये बात समझ में आई। दूसरा वैल्यू मेरे पास T1 और T2 का है। T1 का वैल्यू कहाँ है, 30 मिनट और 10 मिनट।
टेम्परेचर अपने को दिया है 227 और 337, 227 और 337, एक क्या बन जाएगा 300 बन जाएगा, 273 प्लस 227 300 केल्विन, एक बनेगा सॉरी 500 केल्विन, और दूसरा मेरे पास बन जाएगा 510 केल्विन, क्योंकि 10 का ही डिफरेंस है ना, चाहे डिग्री सेल्सियस में जितना डिफरेंस होगा वही केल्विन में होगा, क्योंकि हमको ऐड तो क्या करना है 273 करना है ना, बस ऊपर वाला वैल्यू सारा रख दिया गया, नीचे वाला वैल्यू क्या है 510 माइनस 500, और इधर ln की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा K2 बाई K1 कितना दिया हुआ है, K2 बाई K1 का वैल्यू 3, K2 बाई K1 का वैल्यू, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 10 मिनट से ln K2 बाई K1, ln का वैल्यू 3, ln का वैल्यू 3 कैसे पुट किया भाई, कौन बताएगा ln का वैल्यू 3 कैसे पुट किया है, कौन बताएगा, बोलो जल्दी से, K का वैल्यू 3 कैसे पुट करेगा, वैल्यू तुमको बता दिया मैंने, K का वैल्यू 3, K का वैल्यू 3, सर विदाउट कंसेप्ट पढ़ाइए, बस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल फॉर्मूले से ही करवा रहे हैं जी, जल्दी से बताओ भाई, K2 बाई K1 कैसे निकाला इस क्वेश्चन के लिए, K2 बाई K1 फर्स्ट ऑर्डर लिख के दिया हुआ है, इससे निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर लिख के दिया हुआ है, KT इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, देखो तुमको साफ साफ एक चीज पता होनी चाहिए, K2 इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला है KT इज इक्वल टू ln C नोड अपॉन CT, ये वाली चीज देखते हो ना तुम, फाइनल बाय इनिशियल, ये इनिशियल वाला मैंने क्या मान ला, KT इज इक्वल टू ln 100 अपॉन कितना बचेगा मेरे पास, लेफ्ट कितना है 25, कंप्लीट हो चुका है, 75 बचा हुआ है, 75 भाई यही तो होता था ना, ये इनिशियल क्वांटिटी ये लेफ्ट क्वांटिटी, क्लियर है, तो मेरे पास क्या बना, ये K1 है ये K2 है, K2 के लिए फिर सेम आएगा मेरे पास, रिएक्शन तो सेम ही आएगा, 100 बाई 75 कितना बचेगा, ये 1/3 पे कटेगा, बोलो यार, T2 बाई T1 कर सकता हूं ना, यहां से इसको डिवाइड करूंगा तो ऊपर वाले को नीचे करूंगा, या T1 और T2 की वैल्यू पुट करूंगा, सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, K2 बाई K1 T2 बाई T1 इनवर्स जाएगा दोनों का, ठीक है, वो कितना आएगा 1/3, 330 बाई 10, तो वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, इसको ये जो अपने को इक्वेशन दिया हुआ ना, फर्स्ट ऑर्डर का यूज करना है यहाँ, ये वाला, ये जो फर्स्ट ऑर्डर मैंने करवाया है, अगर तुमने नहीं देखा है तो ये रिलेशन तुमको मैंने बता रखा है, KT इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, ये कहां गया, अरे यार, KT इज इक्वल टू ln A इंटू A माइनस एक्स, ऐसे करके लिखवाया था तुमको मैंने, KT इज इक्वल टू ln A इंटू A माइनस एक्स, और मैंने बोला था ये इनिशियल क्वांटिटी ये लेफ्ट क्वांटिटी, मतलब रिएक्शन के बाद कितना बचा है, इसने बोला 25% कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना है 75%, कितना बचा है 75%, और स्टार्टिंग में कितना था 100%, जब इनिशियल लेके चले तो 100 था, बचा कितना 75%, 25% कंप्लीट हो चुका है, तो यहां से दोनों वैल्यू सेम पुट करके दो डिफरेंट टेम्परेचर पे निकाल लोगे, K1 और K2 कितना आएगा 3, बस वैल्यू पुट करना है, उसके बाद सारा वैल्यू पुट करोगे तो सारी वैल्यू तुम्हारे पास है, K1 अपॉन K2 का वैल्यू भी तुम्हारे पास आ चुका है, और जो फिजिकल बहुत वीक है मेरी, पता नहीं कहां से आया, अम्मी वर्मा को बोल रही है 30 अपॉन कहां से ले आई, 30 कहां से ले आई ये पूछ रही है, लॉजिक से देखोगे, अगर किसी टाइम का 1/3 होता है, ये चीज मैं बता चुका हूं, अगर टाइम 1/3 हुआ है, टाइम 1/3 हो गया है, टाइम देखो 1/3 हो गया, 30 से कहा आ गया है 10 पे आ गया, अगर टाइम 1/3 हुआ है तो रेट 3 टाइम्स होना चाहिए, रेट क्या होगा 3 टाइम्स होगा, ये चीज मैं तुमको लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर जो स्टार्टिंग के लेक्चर थे उनमें बता चुका हूं, कि अगर टाइम 1/3 हुआ है तो रेट क्या हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर टाइम 1/3 हो रहा है तो रिएक्शन 3 टाइम्स हो रहा है, वहां से भी तुम निकाल सकते हो कि 10 आ रहा है तो K बाई K2 क्या आएगा 3 आएगा, अगर टाइम 1/3 है तो रेट K क्या आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा, क्लियर है ये वाला, कि अगर मैं इसे लिखूं T2 बाई T1 क्या हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो तुम क्या बोलोगे 3 टाइम्स K क्या K2 बाई K1 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, इसी वजह से चाहे तुम सोल्व करके लिख लो, चाहे तुम लॉजिक से देख लो, कि टेम्परेचर अगर 30 मिनट से 10 सेकंड पे जा रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के अगर तुमने नहीं देखे हैं तो तुमसे नहीं बनेगा ये वाला मामला, तो ये मैंने हर लेक्चर में सारे क्वेश्चन करवाए हैं, सारे ने सबने आंसर वैल्यू पुट कर दिया भाई, कितना निकाला है वैल्यू पुट करके बताइएगा एक बार जल्दी से, वैल्यू पुट करने के बाद किसका आंसर कितना आया है
55 किसी का आया है क्या सारा वैल्यू पुट करने के बाद? सारा वैल्यू पुट करने के बाद 55 आया है क्या आंसर? 55 किलो कैलोरी किसी का आया है? 55 किलो कैलोरी। K2 बाई K1 का वैल्यू पुट करने के बाद 3 पुट करने के बाद ये आंसर किसी का आया है कि नहीं आया? आया है तो बढ़िया है, नहीं आया तो ट्राई करने का। अभी मैं ग्राफ के ऊपर लेके चल रहा हूं तुमको। ग्राफ पे चला जाए, ग्राफ पे चला जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। बोलिएगा साहब, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट से। पहला ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आता है पहला ग्राफ। 3 तो ये फॉर्मूले याद रखना तुमको, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कल से सिंपल क्वेश्चन चलेगा, कल से PYQ चलेगा सिंपल, विदाउट कंसेप्ट। डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला बताया जाएगा, डायरेक्ट आंसर किया जाएगा उसका, ठीक है। पहला मैंने लिखा है K वर्सेस T का ग्राफ बनाइए। K वर्सेस T का, K वर्सेस T का ग्राफ कैसा आएगा? K वर्सेस T का ग्राफ, K वर्सेस T का ग्राफ, K वर्सेस T। जिसका फिजिकल वीक है वो फिजिकल की थ्योरी पे ज्यादा ध्यान ना दे, वो सिर्फ वो टॉपिक करें जिससे उसको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से कहीं क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट तुमको आर्हेनियस इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, उसका ग्राफ समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। 3 फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा होना चाहिए तुम्हारा, बस। इसके अलावा तुमको कुछ नहीं मांगता, ओनली 3 फॉर्मूला और PYQ जितना आया हुआ है, चाहे वो नेट का हो चाहे वो गेट का हो। जिसको फिजिकल मुश्किल लगता है वो इसी तरीके से करेगा। बोलो भाई साहब, K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। मेरे पास ये रिलेशन है, मुझको K का T के साथ रिलेशन निकालना है, K का T के साथ रिलेशन। तो तुम एक बात तो जानते हो कि जब जब K बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, T मैं बढ़ा रहा हूं, तो तुम क्या बोलोगे? सर T अगर आप बढ़ा रहे हो तो एक बात बताओ, E की पावर EA अपॉन RT है। अगर ये कोई चीज है, ये रिलेशन है, और अगर तुम यहां T बढ़ा रहे हो, अगर T को तुम इंक्रीज कर रहे हो, तो ये पूरा फैक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डिनोमिनेटर में है। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं EA अपॉन RT क्या करेगा? पूरा वैल्यू डिक्रीज करेगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये वाला वैल्यू डिक्रीज कर रहा होगा, अगर ये वाला वैल्यू डिक्रीज कर रहा होगा टेम्परेचर के बढ़ने से, तो मैं इसे लिख सकता हूं K इज इक्वल टू A अपॉन E की पावर EA अपॉन RT। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है और ये पूरा फैक्टर क्या है? डिनोमिनेटर में। मेरे पास ऐसे है, 1 2 5 की पावर 2 है, और एक मेरे पास, सॉरी 5 की पावर 5 है, और एक मैं लिख रहा हूं 5 की पावर 2 है। ऐसा समझ में आ रहा है तुमको? और ये किसी चीज K के इक्वल है, तो कौन सा बड़ा वैल्यू होगा? कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? एक 5 की पावर 5 है और एक 5 की पावर 2 है, कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? अगर ये वैल्यू बड़ा होगा, पावर किसी की बड़ी होगी, तो वो पूरा ओवरऑल फैक्टर बड़ा होगा, और वो डिनोमिनेटर में है, वो फैक्टर बड़ा होगा, तो K क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ यार, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? K इज इक्वल टू 1/5 की पावर 5 है, एक K इज इक्वल टू 1/5 की पावर 2 है। कौन सा K बड़ा है? K1 और K2? तो तुम साफ साफ बोल दोगे सर K1 K2 बड़ा है। K2 क्या है? बड़ा है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है। तो मैंने तुमको एक बात बोल दिया कि टेम्परेचर बढ़ने से ये वैल्यू घट रहा है, और अगर ये वैल्यू घट रहा है तो ओवरऑल इसके वैल्यू जा रहा होगा, तो तुम क्या बोलोगे? K बढ़ रहा होगा। तुम क्या बोलोगे? K बढ़ रहा होगा। क्या कर रहा होगा? K क्या कर रहा होगा? बढ़ रहा होगा। बोलो यार, तो अब तुमको एक बात समझ में आई कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ेगा। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? 4 रिलेशन जो लिखा मैंने 4 रिलेशन लिख दिया कि T बढ़ेगा तो EA अपॉन RT क्या करेगा? घटेगा, और अगर K ये घटेगा तो K बढ़ेगा। तो तुम ये बोल सकते हो कि EA अपॉन RT घटेगा। ये चीज किस किस को समझ में आई? और तुमको एक बात पता है, किसी भी रिएक्शन के लिए जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए ज्यादा होती है, तो तुमको पता है कि वो रिएक्शन स्लो होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बोलो यार जल्दी से बोल दो, फटाफट से बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना रिलेशन सबको समझ में आया? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा सर बोल रहे हैं, सिंपल लीनियरली इंक्रीज करेगा। लीनियरली नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियली होगा। एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ये E की पावर में है सारा मामला, E की पावर में है सारा मामला। एक्सपोनेंशियली होगा, जितना मामला होगा वो क्या होगा? एक्सपोनेंशियली। बोलो यार जल्दी से बोलो फटाफट से। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा एक्सपोनेंशियली, तो K का T के साथ ग्राफ बना देता हूं 3 तुम्हारे लिए। एक ये वाला ग्राफ,
एक ये वाला ग्राफ। बोलो बोलो रे बोलो जल्दी से, दोनों में से कौन सा ग्राफ गलत है? 3 ग्राफ बना देता हूं, 3 ग्राफ बना देता हूं, तीनों में से कौन सा गलत होगा बता दो। तीनों में से कौन सा ग्राफ गलत होगा? एक ग्राफ गलत है, कौन सा ग्राफ गलत है बोलो। इसको ये क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, टाइम t इज इक्वल टू, ये 0 केल्विन है, यहां 0 केल्विन है। बताइएगा कौन सा होगा, कौन सा ग्राफ गलत होगा, कौन सा ग्राफ गलत होगा? इस दो में ही बता दो, चलो इसको छोड़ो, वो तो एक्सटेंड करके बनाया गया एक्सपोनेंशियली। अगला रिलेशन बताने से पहले जल्दी से इस ग्राफ में से एक ग्राफ गलत है, कौन सा ग्राफ गलत है जल्दी से बताइएगा फटाफट से, बिकॉज इंटरसेप्ट इज 0, इंटरसेप्ट इज 0, इंटरसेप्ट इज 0। नहीं जी नहीं जी, वो तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वो तो उसके लिए बात होता है, यहाँ तो एक्सपोनेंशियली मामला चल रहा है सर। c को हटा दिया मैंने, c सही था, c को हटा दिया मैंने, c सही था। कभी भी आपने पढ़ा होगा कि 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर नॉट बी अटेंडेबल, इतना इजीली अटेंड नहीं किया जा सकता। 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को जल्दी से अटेंड नहीं किया जा सकता, या नॉट अटेंडेबल बोलिए, अटेंड नहीं किया जा सकता। यहां मैं डायरेक्ट 0 बता रहा हूं, देखो 0 केल्विन, मतलब 0 केल्विन पे मैं बात कर रहा हूं, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन समझ रहे हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो 273 केल्विन होता है, और मैंने क्या कहा है 0 केल्विन मतलब -273 केल्विन, -273 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो यहां क्या है, टेम्परेचर अप्रोचेज टू 0 है, अप्रोचेज टू 0 है, के अप्रोचेज टू 0 है। यहां एक्सटेंड करके लाया गया है इसको, ये है नहीं, इसको एक्सटेंड किया गया है कि हाँ ये लाइन यहां पहुंचेगा। एक्स्ट्रा प्लॉट जिसको बोलते हो, एक्स्ट्रा प्लॉट मतलब इसको प्लॉट किया गया है, ग्राफ को एक्सटेंड किया गया है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाला ग्राफ गलत है कि नहीं है? 0 केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन को हमें अटेंड नहीं करवा सकते। आ रही है बात समझ में? तो ये रोंग है, ये रोंग है, क्योंकि यहां मैंने ग्राफ बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है, यहां मैं ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 0 तक मैंने अटेंड करवाया एक्स्ट्रा प्लॉट करके। क्लियर है सबको ये वाला मामला? बोलिए भाई मुन्ना लोग, सबको क्लियर है? नेक्स्ट ग्राफ, एक और ग्राफ बनाया जाए के का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, ईए के साथ, के वर्सेस ईए, के का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कैसे बनाओगे? के का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, बताओ कैसे बनाओगे? रिलेशन एक ही है अपने पास, जल्दी से ग्राफ बना लो अपनी कॉपी पे, फिर मैच कर लेना कि सर किसका सही है किसका गलत है। जल्दी से ग्राफ बना दो, ग्राफ 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 के का ई ए के साथ, के का के वर्सेज ई ए एक्सपोनेंशियली किसके साथ होगा? कल से तरीका बहुत जबरदस्त यूनिक तरीका तुमको मिलेगा नेक्स्ट टाइम से, कल से और ही तरीके में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। कल मैं सारे एसएसए के क्वेश्चन लगवाने वाला हूं, इसके अलावा जितना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच गया वो किया जाएगा, उसका सारा क्वेश्चन लगाया जाएगा सीएसआर नेट में। अभी एक क्वेश्चन मेरे सामने ही पड़ा है, अकॉर्डिंग टू आर्रहिनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, तो सारा ग्राफ आज हो नहीं पाएगा, ग्राफ भी किया जाएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया जाएगा। इस ग्राफ का आंसर दीजिए जी, क्या होगा? फटाफट से बोलिए मुन्ना लोग। भाई तुमको पता है, अभी हम देख के आए थे सर, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। कोई एक्सप्लेन कर पा रहा है इस ग्राफ को? तुमने अभी देखा था k इज इक्वल टू क्या था, a बाई ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। बोलो ये बात समझ में आ रही तुमको? ये वाली मैंने ये बोला कि जब जब ई बढ़ेगा, तुमको मैंने एग्जांपल भी दिया 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 की पावर 2, दोनों में से बड़ा टर्म कौन सा है? तुम बोले ये है, तो ये दोनों इक्वल टू के है, तो तुम बोलोगे ये k1 ये k2 है। कौन सा छोटा वैल्यू है? तुम बोलोगे ये वाला छोटा वैल्यू है, k1 छोटा है k2 से। ये बात तुमको समझ आती? यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी तुम बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, तुम क्या कहोगे? ई ए सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर टी,
ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा ना। ओवरऑल वैल्यू अगर ये बढ़ेगा तो किसी की पावर बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बढ़ रहा होगा तो ये वैल्यू घट रहा होगा। तो ये एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा। बोलो ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया सबको? के क्या करेगा, घटेगा जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा, बढ़ेगा। और ये बात तुमको पता ही है, किसी रिएक्शन के क्या बताता है, कितना रिएक्शन फास्ट हो रहा है कितना स्लो हो रहा है। और एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए क्या है, तुम क्या कहते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो हमको बैरियर को क्रॉस करवाने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है, और एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मतलब रिएक्शन स्लो। तो ऐसे भी तुम देख सकते हो जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा रिएक्शन का के कांस्टेंट का वैल्यू घटेगा। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये मामला? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं सर, बिल्कुल डिक्रीजिंग होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा एकदम से। बोलिए ये वाला मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुमको यहां तक का? नेक्स्ट एक ग्राफ और लगा लिया जाए, एक ग्राफ और लगा लिया जाए मुन्ना लोग। बोलो क्वेश्चन आ चुका है CSIR नेट में, मैंने तुमसे एक ग्राफ पूछ लिया, चलो एक ही ग्राफ पूछ लेता हूं अभी। डी की पावर dt ln k वर्सेस t, ये वाला ग्राफ बताओ। फॉर्मूला लिखवा के आया था, 3 फॉर्मूले लिखाए थे, उसी के बेस पे चलेगा ये सारा मामला। फॉर्मूला तुमको दिखा दूं पहले, फॉर्मूला तुमको दिखा दिया जाए, लिख देता हूं, दिखा नहीं दिया जाए बाद में देख लेना। ln k e की पावर a बाय RT स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुमको लिखाया था। 3 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला ये भी था, अगर याद नहीं है तो ये देख लो मुन्ना लोग भाई साहब, ये वाला फॉर्मूला देख लो कहाँ है, ये रहा तीसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3। मैंने 3 फॉर्मूले तुमको बताए थे, 3 फॉर्मूले, कि ये 3 फॉर्मूले तुमको याद करना मांगता है एकदम से। 3 फॉर्मूला तुमको याद करना मांगता है एकदम से, जल्दी बोलो बस, इसका आंसर करो अब। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 फॉर्मूला। तीसरे फॉर्मूले के बेस पे अपने को d/dt ln k का टी स्क्वायर के साथ, टी के साथ बोल रहा हूं, टी स्क्वायर के साथ नहीं बोल रहा, टी के साथ बोल रहा हूं। कैसे करोगे बोलो भाई साहब? ग्राफ बनाओ अपना अपना ग्राफ बनाओ, अपना ग्राफ अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे सभी मुन्ना लोग। किसी का आ रहा है आंसर? किसी का ग्राफ? अच्छा मुझको मत बताओ, अपनी कॉपी में शेप बना लो, मैच कर लेना बस, अपनी कॉपी में मैच कर लेना, शेप बना लो अपनी कॉपी में मैच कर लेना। आज आरजू, रबीना, ये न्यू स्टूडेंट्स है। कैसा लगा तुमको? कुछ समझ में आया तुमको फर्स्ट लेक्चर में? पारुल तो पहले क्लास लगा चुकी है कई बार। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुमको बता देता हूं, अब तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं, सिर्फ 2 महीने हैं तुम्हारे पास। तुमने पीछे कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है वो मैटर नहीं करता। अब तुम 2 महीने में कितना पढ़ रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, दिन और रात एक कर दो 2 महीने, ताकि अगले तुम्हारे 6 महीने जिंदगी के। नहीं सर मैं आती थी आरजू, आती है कई बार आते हो, अभी पिछले कई दिनों से नहीं दिखाई दिया आप। ठीक है, तो मैं एक बात बता देता हूं, अब तक तुमने दोस्तों कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? रियलिटी तो ये है कि अब तक तुमने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगले 2 महीने तुम कैसे तैयारी कर रहे हो? और जब तक तुम स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाओगे, स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ोगे, मामला नहीं बनने वाला। मैं पहले बता दे रहा हूं कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं पूरा एकदम थ्योरेटिकल सारा मामला पढ़ लूं 2 महीने में, कभी नहीं होता चाहिए वाला। एक तो तुम्हारा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, PYQ नहीं बचना चाहिए, एक तो किसी भी टॉपिक का, ठीक है, जो तुम करके जा रहे हो। आती जाती रहती हूँ सर मैं, आती जाती रहती हूँ, अच्छा ठीक है। तो एक तो ये वाला, एक इसके अलावा जो टॉपिक तुमको शॉर्ट लगता है कि इससे क्वेश्चन आएगा, जैसे सॉलिड स्टेट है, तुमको 4 नंबर दे के जाता है, 4 + 2 6 नंबर दे के जाता है सॉलिड स्टेट, मस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल करवा दो, बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे बमी ब्रह्मा, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, इसी मंथ में स्टार्ट होगा, इसी मंथ में खत्म भी होगा बायोमोलिक्यूल, इसी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, इसी मंथ में खत्म हो जाएगा बायोमोलिक्यूल। ग्राफ किसका बन गया ये वाला? नहीं बना तो बना लेते हैं भाई साहब। मैंने ऐसा बोला कि अगर मेरे को ऐसा दिया हो ना, y = 1/x², y = 1/x² c, मेरे को ऐसा ग्राफ दिया गया है, मेरे को बोला गया ऐसा, और मुझे बोला गया कि y का x के साथ ग्राफ बना दो, कुछ ऐसा ही रिलेशन है ना। ये मेरे पास y है और ये मेरे पास 1/t² क्या है, ये मेरे पास क्या है 1/t² को मैं t से ग्राफ बना रहा हूं।
तो तुमको एक बात पता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और मुझको ग्राफ y और x का बनाना है, तो मैंने ऐसा बोला कि सर यहाँ वैल्यू c का वैल्यू 50 है, c का वैल्यू क्या मेरे पास 50 है, और इधर मेरे पास y और x स्क्वायर है। अगर y का वैल्यू मेरे पास कितना है, मान लीजिए मैं मान लेता हूं इसका वैल्यू लेट्स सपोज 10 है, तो इसका वैल्यू 5 रहा होगा, y का वैल्यू 10 है तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। और तुमने कहा सर, उसी टाइम आपने कहा कि सर इधर वैल्यू कितना है, 5 है, इधर तो 50 ही होगा, किसका कितना कम होता है कितना ज्यादा होता है वो बाद की बात है। आप बोले कि सर इसका वैल्यू 10 रख लेते हैं, इसका वैल्यू 10 रख लेते हैं। अगर तुम इसका वैल्यू 10 रखोगे तो इसका वैल्यू घटेगा। अब देखो यहां अगर x होता तो कोई मामला नहीं था, x होता तो 5 इधर था, अगर यहां 5 करते तो यहां 10 हो जाता। बट तुमको पता है कि उस वैल्यू का तुमको स्क्वायर करना है, ग्राफ में तुमको x रखना है और वैसे दिखाना तुमको x स्क्वायर के टर्म में है। अगर जब मैं देखो अगर मैं एक 2 से 3 बढ़ रहा हूं, एक वैल्यू मैंने x की वैल्यू 2 से 3 बढ़ाई और उसी वैल्यू को मैं x स्क्वायर की टर्म में बढ़ाऊंगा तो वो क्या बढ़ेगा, 4 और 6। एक तो मैं सिंपल वैल्यू बढ़ा रहा हूं 2 से 3, और एक उसी को वो फॉर्मूले में x स्क्वायर की टर्म में बढ़ेगा। भाई मैं यहां तो x की वैल्यू ऐसा करूंगा कि यहां मेरा 0 था, यहां 1 था, यहां 2 था, यहां 3 था, बट वैसे तो मैं बढ़ा तो 1 यूनिट से रहा हूं, पर वो वैल्यू y की कितनी डिक्रीज हो रही होगी उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो यहां तो मुझको 50 रखना है और तुम दिखा रहे हो कि 1 से 2 पहुंचे, और इस फॉर्मूले में क्या है मेरे पास y स्क्वायर है। तुमने x का वैल्यू पहले ऐसे किया, तुमने लेट्स सपोज मेरे पास x का वैल्यू क्या था, मेरे पास x का वैल्यू स्टार्टिंग में 2 था, x का वैल्यू 2 था, x का वैल्यू 2 था। दूसरी बार तुमने x का वैल्यू 3 किया, चौथी बार तुमने x का वैल्यू 4 किया। ओवरऑल फैक्टर कितने से बढ़ रहा था, x का वैल्यू 2 रखते ये फैक्टर 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया। तो जितना वैल्यू x स्क्वायर का बढ़ेगा उतना वैल्यू y का घटेगा कि नहीं घटेगा, एकदम से, क्योंकि ओवरऑल कितना रखना है मुझको 50 रखना है, ओवरऑल मुझको क्या रखना है 50 रखना है। x का वैल्यू तुम थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, x स्क्वायर का वैल्यू एकदम बढ़ रहा है, क्योंकि तुम बढ़ा तो x की टर्म में रहे हो और फॉर्मूले में x स्क्वायर है, तो y का वैल्यू एकदम से डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, y का वैल्यू एकदम से डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। y को वैल्यू बहुत ज्यादा था बट x का वैल्यू 2 बढ़ा और y का वैल्यू यहां से यहां आ गया। ये बात कितने लोगों को थोड़ा सा हजम हुआ, कितने लोगों को ये हजम हुआ। तो इसको क्या बोलूंगा, शार्प डिक्रीज हो रहा है ना, शार्पली डिक्रीज, शार्पली डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बात ग्राफ किस किस को समझ में आया, बोलो भाई साहब कि ये शार्पली डिक्रीज हो रहा है, ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया। ये ग्राफ तुमको समझ में आया कि नहीं आया कि ये क्या है, शार्पली डिक्रीज है। एक डिक्रीज तो ऐसे भी होता है, डिक्रीज तो ऐसे भी होता है, ये क्या है शार्पली डिक्रीज है, क्योंकि यहां y और यहां x है, तो रिलेशन क्या है, y x स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है। x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तुम तो, और बढ़ किसका रहा है, x स्क्वायर का रहा है, तो y का वैल्यू उतना ही एकदम से घटेगा। मान लीजिए 100 है, इधर तुम्हारे पास 5 इंटू 20 है, या तुम ऐसा मान लो कि इधर कितना था, इधर भी 10 था और इधर भी 10 था, और इसका वैल्यू तुमने जैसे ही x का वैल्यू 1 से 11 से 12 किया, कुछ भी किया, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू उतना कम हो जाएगा। तो यहां शार्पली डिक्रीज होता है जब ये ग्राफ बनता है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे 3 ग्राफ बनेंगे, बाकी ग्राफ कल करेंगे। बोलो बोलो भाई साहब, ये क्लियर हो गया मामला एकदम से, अंडरस्टूड। इसके टोटल अभी तक ग्राफ बहुत बचा हुआ है, अभी इसका ग्राफ बचा हुआ है 1 2 3 4 4 1 5 5 ग्राफ के आसपास इसके ग्राफ बचे हुए हैं अभी तक टोटल। और 5 ग्राफ के बाद तुमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है सारा। और कल हम बात करेंगे सारे तो एसएसए के क्वेश्चन, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के जितने क्वेश्चन है वो लगाएंगे, एज वेल एज आर इनियस की रिएक्शन, जो जितना ग्राफिकल पोर्शन होगा जो सीएसआईआर में आ चुका है उनको खत्म करेंगे। कल क्वेश्चंस भी देखेंगे, ग्राफ से कैसे पूछा जा चुका है सीएसआईआर नेट में, और जो ग्राफ बच गए उनको डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। और एसएसए के क्वेश्चंस लगाएंगे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के। ये बात कितने लोगों को क्लियर हो गई है, जल्दी से बोल दो। एक तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, एक ग्राफ, और इसके अलावा स्पेशल क्लास के ऊपर एरोमेटिसिटी स्टार्ट कर रहा हूं, जीओसी से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी जीओसी से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट थ्योरी रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा, एकदम से क्लियर कट, और साथ में क्वेश्चंस देखेंगे सारे जितने पीवाईक्यूज हैं नेट गेट और जेम के, नेट गेट और जेम के क्वेश्चंस रहेंगे साथ में। एंड थैंक यू सो मच। इसी टाइम पर यहां तो टाइमिंग यही रहेगा, 12 बजे और 3 बजे हम बायो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, बायो इनऑर्गेनिक। और बायो इनऑर्गेनिक में हम डिटेल डिस्कशन रहता है अपना, कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू। पहले तुमको पूरा हुई बुक से एकदम कंसेप्ट दिया जाता है। यहां ये काइनेटिक्स चलेगा 3 बजे,
और स्पेशल क्लास का आज तो है स्ट्रेटेजी वीडियो शाम को 6 बजे कि कैसे तैयारी करना चाहिए स्ट्रेटेजी वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और जिसने ईएसआर वगैरह नहीं देखा है जरूर देखने का। 4 नंबर का मामला है, बिल्कुल फ्री का, फ्री के मार्क्स होते हैं ईएसआर के, फ्री के मार्क्स है ईएसआर के। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का, टाटा बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बिल्कुल इसी टाइम पे होगा अर्जुन। पूछना है किसी को कुछ? सर बायो इनऑर्गेनिक भी वाईटी पर चल रहा है जी। आरजू आपने देखा नहीं होगा, बायो इनऑर्गेनिक का तो 7-8 लेक्चर हो चुका है। डेली 3 PM होता है, डेली 3 PM। आज B12 के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, कैसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 बजे डेली। बायो इनऑर्गेनिक का क्लास तो लगातार चल रहा है, हुई बुक से एकदम। पहले पूरा कंसेप्ट, फिर हुई से तुमको देखने को मिलता है कि क्या एक्स्ट्रा है हुई की बुक में दिया हुआ। 6 से 7 लेक्चर हो चुका होगा ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में देखिएगा आपको मिल जाएगा जी। आज 3 बजे मिलेंगे, विटामिन B12 को एंजाइम B12 के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। ओके जी।